रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिस्ट विद स्टडी। अतरिस्ट विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो एक बार फिर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शंस जो आपके सामने है। और देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। हर एक जो क्वेश्चंस हैं इनके जितने भी ऑप्शंस हैं इनका पोस्टमार्टम करेंगे और देखते हैं कि आपका स्कोर कहाँ तक है, आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है। आपके माता पिता को चरणों में स्पर्श करते हुए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। यस दोस्तों, अगर मेरे भाई बहन नए जुड़े हैं, अपनी फैमिली का एक हिस्सा हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? जाइलम का कार्य होता है। यस दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम का कार्य क्या होता है? तो ये जाइलम है जो एक ऊतक का कार्य करता है पौधों में, पादपों में, जो क्या करता है, एक ऊतक का कार्य करता है। तो इसमें पूछा है कि जाइलम का कार्य क्या है। तो जाइलम का कार्य जल का संवहन करना होता है, या खाद्य उत्पादकों का संवहन करना होता है, या गैस संवहन करना होता है। संवहन संवहन आपको बताऊं, एक ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह को वस्तु को ट्रांसफर करना, यानी कि लेके जाना। तो इसका मतलब संवहन का मतलब समझ गए आप। तो वो कह रहा है जाइलम का वर्क होता है। गैस का संवहन करना नहीं, गैस का संवहन करना नहीं होता। क्या कह रहे हैं? और खाद्य उत्पादकों का संवहन करना नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं तो क्या आएगा आपका आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। जल का संवहन करना, जल का संवहन करना ये होता है जाइलम का कार्य। यानी कि अगर आप कह सकते हैं जाइलम जो होता है, यानी कि पौधों में जो जड़ें होती हैं, जड़ों से पत्तियों तक क्या ले जाना? जल का संवहन करना, और जल के साथ कुछ खाद्य पदार्थों का वो को भी लेके जाना। ये इतना इसका कार्य होता है। इसका ही एक दूसरा ऊतक होता है जो इससे सिमिलर होता है, उसको बोलते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम एक जटिल ऊतक है। इधर कहेंगे फ्लोएम क्या है, ये कभी इसके बारे में ना पूछ के कभी पूछ लेगा किसी दूसरे के में, आप फ्लोएम के बारे में पूछ लेगा। तो फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। फ्लोएम का है, फ्लोएम एक जटिल ऊतक है, यानी कि जटिल का मतलब उस कई ऊतकों से मिलकर फ्लोएम बना हुआ होता है। जो उसका कार्य होता है पौधों के जो भीतर घुलनशील कार्बनिक यौगिकों के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में वो कार्य करता है। कौन? फ्लोएम, ध्यान रखेंगे। और यह पत्तियों में बने भोजन, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। लिख लो पहले, चलो मैं लिख लो इस बात को। कभी आप कहोगे कि सर ऐसे बोल रहे हो, लिख लो। लिखो फ्लोएम, लिखो फ्लोएम का कार्य क्या होता है। फ्लोएम का कार्य होता है, लिखो, यह एक जटिल ऊतक है जो संवहनी पौधों में घुलनशील का कार्य करता है। किसका? घुलनशील का कार्य करता है। घुलनशील का कार्य करता है, एक जटिल ऊतक है। और यह क्या करता है? जो घुलनशील कार्बनिक यौगिक हो, जो घुलनशील कार्बनिक यौगिकों के लिए परिवहन का कार्य करता है। तो आप समझ में आ गई। और यह पत्तियों में बने भोजन को, किसमें? इंपोर्टेंट बात तो यह है, इसको फैक्ट करके लिखो। यह पत्तियों में, यह पत्तियों में, यानी कि यह लिखो, यह पत्तियों में बने भोजन को, बने भोजन को, पत्तियों में बने भोजन को, यानी पौधों के अन्य भागों तक, यानी पौधों के जो अन्य भाग होते हैं, पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। ठीक है ना? अन्य भागों तक ले जाता है। ध्यान रखेंगे, दोबारा फिर सुन लो। यह फ्लोएम एक जटिल ऊतक है जो कि पौधों के भीतर घुलनशील कार्बनिक यौगिकों के लिए परिवहन का कार्य करता है, और यह पत्तियों में बने भोजन को अन्य पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। समझ में बात आ गई? जाइलम के बारे में मैंने बता दिया। जाइलम क्या है? यह भी एक संवहनीय ऊतक है। यह एक प्रकार का ऊतक है जो कि जल और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से, कहाँ से? जड़ों से। तुमसे ये पूछेगा पत्तियों से जड़ों तक ले जाता है या जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है, कंफ्यूज करेगा आपको, ध्यान रखना। तो क्या किस काम करता है? ये जड़ों से पत्तियों तक कुछ खाद्य पदार्थों के साथ जल का संवहन करता है। समझ में बात आ गई?
और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसमें आंसर नहीं बताऊंगा, आप मेरे भाई बहन बताएंगे। तो क्या है? पर्णहरित, पर्णपीत, इलेक्ट्रोफिल या राइबोसोम्स? तो प्लीज दोस्तों बस बहुत अच्छा आंसर आया है पर्णहरित। पर्णहरित के कारण ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पर्णहरित होता है। और पर्णहरित का कार्य क्या होता है? पर्णहरित का मतलब क्या होता है बताएंगे मेरे भाई बहन? परिणित, परिणित का मतलब होता है इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो पौधे होते हैं पर्णहरित, तो होगा पर्णहरित प्लस कार्बन डाई, क्या? कार्बन, कार्बन डाई है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, क्या? प्लस वाटर, यानी कि H2 वाटर। और सूर्य का प्रकाश, किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये इन सब का, सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हुए ये जब इन सब काम करते हैं तो उसके बाद क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। क्या होती है? रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी कि O2। ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश के उपयोग करते हुए ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और पर्णहरित के कारण ही हमारी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? हरी होती हैं। किस वर्ण के कारण? यानी कि किसकी वर्ण के कारण? पर्णहरित के कारण ही हमारी जो पत्तियां पौधों की होती हैं वो हरी होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं मेरे भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। परेशान मत होना बिल्कुल भी, अपने टारगेट को हिट करते रहेंगे और बिना स्ट्रेस माइंड के अपने एंजॉय लेते हुए अपनी वीडियो को पूरा करेंगे। और यहाँ से अगर आपके लिए 1 या 2 नंबर तो भगवान ने चाहिए आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पादप के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। पादप के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तने को कहा जाता है, जड़ को कहा जाता है, पत्ता को कहा जाता है, फूल को कहा जाता है? तो प्लीज मेरे भाई बहन जल्दी बताएंगे। देखो फूल को नहीं कहते, पत्ता को नहीं कहते, पत्ते का काम है क्लोरोफिल, यानी कि पत्ते का काम क्या होता है? फलों, यानी कि उसका क्या बनाना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना। और जड़ का कार्य होता है पोषक तत्वों को ऊपर तक लेके जाना। और तने का कार्य होता है खाद्य पदार्थ, यानी खाद्य पदार्थ का कारखाना कहा जाता है तने को। तो हमारा आंसर होगा ए इज अ फर्स्ट आंसर। अब हम इसमें देखते हैं तने क्यों होता है जी। तने का मतलब होता है, आपने कैक्टस का नाम सुना होगा। किसका? कैक्टस का, यानी किसका नाम सुना है आपने? कैक्टस का, मेरे भाई बहनों जरूर सुना होगा। और कैक्टस का मतलब होता है क्या? एक नागफनी। नागफनी जो मरुस्थलीय स्थानों में पाए जाते हैं उसको ही हम कैक्टस बोलते हैं, नागफनी कहते हैं। अब आपने उसकी जब नागफनी भी देखी है तो नागफनी के साथ साथ उसके तुमने कांटे भी देखे होंगे। क्यों कांटे उसमें होते हैं? वो कांटे जो होते हैं वो तने के ही, तने को, यानी कि जो तने का, तने के मतलब क्या होता है कि उसमें जो उसके अंदर जो तने का रूप ही कांटे ले लेते हैं, जिससे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण तने में होता है। यानी कि कह सकते हैं उन कांटों की जो तने होते हैं वो इसी से प्रकाश संश्लेषण होता है। और नागफनी में जो पत्तियां तनों में परिवर्तित हो जाती हैं, ध्यान रखेंगे, तो तने होते हैं वो किसमें? पत्तियां तनों में परिवर्तित हो जाती हैं। और नागफनी के तने में ही पर्णहरित उपस्थित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जब इसके तनों में पर्णहरित उपस्थित होगा तो ये इसका मतलब हुआ कि खाद्य कारखाना पौधे का जो भाग कहलाता है वो कहलाता है तना। अब आगे बात समझ में? जड़ का काम मैंने बता दिया, पोषक तत्वों को ऊपर तक लेकर जाना, यानी कि पूरे उसमें अब उस लेके वर्क तो करता है, लेके कौन जाता है? ऊ तक लेके जाते हैं। फ्लोएम का कार्य मैंने अलग बता दिया आपको, है ना, फ्लोएम का कार्य अलग बता दिया था। फ्लोएम सुक्रोज के साथ लेके जाता है, ध्यान रखना एक चीज हो रहा है, सुक्रोज के साथ लेके जाता है। और जाइलम जल का संवहन करता है पत्तियों तक। दिमाग में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आगे वर्क करते हैं, देखो आगे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। प्लीज आप बताएंगे मेरे भाई बहन बताएंगे कि पौधों को कितने समूहों में विभाजित किया जाता है। तो प्लीज मेरे भाई बहन जल्दी से बताएंगे, 6 भागों में, 7 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में? तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। 5 भागों में करा जाता है। वेरी गुड, सबसे पहला आंसर बहुत अच्छा आया कि सर 5 भागों में करा जाता है। पौधों को 5 भागों में समूह में विभाजित किया गया है। अब चलो बात करते हैं कि सर कौन कौन से भाग हैं, कितने कितने भाग हैं, जरा आप इसके बारे में बता दीजिए। तो कोई बिना देरी करते हुए बताते हैं कि आपको कितने भागों में रखा गया है। तो देखते हैं आप जो ये पौधे हैं इनके लिए 5 भागों में रखा गया है, ये तो बात आपको समझ में बात आ गई। तो जो नंबर 1 पे आता है कौन सा? थैलोफाइटा। कौन सा आता है? नंबर 1 पे आता है मेरे भाई बहन
थैलोफाइटा। तो लिख लेंगे, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 पे लिख लेंगे थैलोफाइटा। क्या लिखेंगे? थैलोफाइटा। क्या लिखेंगे? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ठीक है। नंबर 1 पे आ गया थैलोफाइटा। नंबर 2, अब जो थैलोफाइटा होता है ना, इसका मतलब थैलोफाइटा के अंदर कौन से पौधे आते हैं, चलो इसको बात कर लेते हैं, जल्दी कर लेंगे, परेशान मत होना। थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं ऐसे पौधे आते हैं जिन जड़ और पत्तियां, यानी जड़ और पत्तियां अलग नहीं होती, जिनमें जड़ और पत्तियां अलग नहीं होती हैं, वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 पे आता है ब्रायोफाइटा। कौन सा आता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। नंबर 2 पे आता है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के अंदर कौन कौन से आते हैं? ब्रायोफाइटा। अच्छा, मैं आपको एक बताऊं, जो जड़ पत्तियों से अलग नहीं होते, मैंने ये वाली बात बता दी, तो कौन से नहीं होते? इनका नंबर आ जाएगा शैवाल। कौन से? शैवाल। ध्यान रखेंगे क्या? शैवाल। थैलोफाइटा, शैवाल लिख लेंगे। शैवाल जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आ जाता है। अब आता थी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं छोटे स्थलीय पौधे होते हैं, छोटे भी होते हैं और स्थलीय पौधे होते हैं, स्थलीय पौधे होते हैं। दिमाग में बात रखेंगे बिल्कुल। थैलोफाइटा के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जड़ों पत्तियां, जिनकी पत्तियां जड़ों से अलग नहीं होती, जैसे कि शैवाल। और नंबर 2 पे आया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो स्थलीय होते हैं पर छोटे होते हैं। अब बात आती है 3 क्वेश्चन, इसका 3 नंबर बताइए सर। 3 बताएंगे। 3 नंबर पे आता है पेरिडोफाइटा। कौन सा? पेरिडोफाइटा। लिख लेंगे पेरिडोफाइटा। पेरिडोफाइटा। अब पेरिडोफाइटा। और नंबर 4 पे कौन आएगा? वेरी इंपोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, जिम्नोस्पर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो आता है 4 नंबर पर। अब जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत सर कौन कौन से आते हैं? ये नग्न बीज आते हैं। कौन से बीज? नग्न बीज। ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ये पूछ लेगा, यहीं से पूछ लेता है, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत कौन कौन से बीज आते, कौन कौन बीज आते हैं, यानी कि वो आते हैं नग्न बीज। जिम्नोस्पर्म, खाली जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछ लेगा। और लास्ट वाला बच्चा एंजियोस्पर्म। अब मैं बात करता हूं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत बात करते हैं, जो एंजियोस्पर्म होता है इसमें आते हैं जो बीज देने वाले पौधे होते हैं। कौन से पौधे होते हैं? बीज देने वाले। तो मेरे भाई बहन खूब अच्छी तरीके से पढ़ लिया, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 पर थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनकी पत्तियां उनकी जड़ से अलग नहीं होती, जैसे कि शैवाल। नंबर 2 पे आकर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वो पौधे आते हैं जो स्थलीय होते हैं पर छोटे होते हैं। पेरिडोफाइटा के अंतर्गत पौधे आते हैं, जिम्नोस्पर्म होता है, एक एंजियोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत कौन से आते हैं? जो नग्न बीज होते हैं। और एंजियोस्पर्म के अंतर्गत वे आते हैं जो कि बीज देने वाले पौधे होते हैं। तो मेरे भाई बहन खूब अच्छी तरीके से समझ। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक बार 2 बार 3 बार में साथ साथ भी बोलोगे ना, तो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे और आपकी कंफ्यूजिंग बिल्कुल दूर हो जाएगी और जल्दी देखते ही आप आंसर लगा दोगे। देखो जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का संवहन करना, खाद्य पदार्थ उत्पादक का संवहन करना, गैस का संवहन करना। तो संवहन तो सब में ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है मेरे भाई बहन ने अभी तो लगाया ही था आंसर। जल का संवहन करता है जाइलम। जाइलम एक ऊतक है जो कि क्या करता है? जड़ों से क्या करता है? पत्तियों तक जल को ले जाने का कार्य करता है, कुछ खाद्य कुछ पोषक तत्वों के साथ। सही है मेरे भाई बहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आराम से बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना या वन लाइनर लिख लेंगे। वन लाइनर लिख लो बस, आप ज्यादा वो परेशान मत हो। आप वन लाइनर लिख लो, जो इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो आप पंप ये क्या सुमिलित करना है। पंपाज का मतलब अर्जेंटीना से है क्या? कैंपोज का मतलब ऑस्ट्रेलिया से है क्या? पेरिज जो होता है उसका मतलब दक्षिण अफ्रीका से। कुल मिलाकर इसमें ये है। बेल्ट्स का मतलब किसका साथ है? डाउन्स का मतलब ब्राजील के साथ है। तो ये हमारे घास के मैदान है, पहली बात तो ये समझो। ये घास के मैदान 2 तरीके के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होना। शीतोष्ण घास के मैदान में आपको अभी बता देता हूँ, शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो शीतोष्ण जो घास के मैदान होते हैं उनके अंतर्गत लिख लो। नंबर 1 पे आएगा नंबर 1 पे आता है पेरी।
हैं, लिखेंगे शीतोष्ण घास की बात कर रहा हूँ, हेडिंग डाल लेंगे शीतोष्ण घास के मैदान, तो शीत यहीं से ही पूछ लेगा। सुपर टेट में पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो अब मैं इसीलिए अलग अलग कर बता रहा हूँ आपको, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास कटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्ण के अंदर का नंबर आता है किसका, प्रिय, देखो प्रेरी, यानी कि पेड़ी घास के मैदान, और पेड़ी घास के मैदान के अंदर कौन आता है, मध्य उत्तरी अमेरिका। कौन सा लिख लेंगे, मध्य उत्तरी अमेरिका। बिल्कुल परेशान मत होना, नोट बना लो। नंबर 2 पे आएगा पंपाज, क्या आएगा, पंपाज, और पंपाज के अंदर कौन सा आता है, अर्जेंटीना, क्या आएगा, अर्जेंट, लिखेंगे अर्जेंटीना। ये कौन से चल रहे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान चल रहे हैं, ध्यान रखना। नंबर 3 पे आएगा डाउन्स, क्या आएगा, डाउन्स, और डाउन्स के अंदर कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया, क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। निशान तो बाल देख लेंगे, ऑप्शन तो बाद में, पर आप लगा लो। नंबर 4 पे आएगा, नंबर लिख लिया, इसके शॉट ले लो जल्दी से, चलो ले लिया, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर, अब क्या बचा, 4 नंबर पर बचा बेल्ट्स, क्या बचा, बेल्ट्स बचा। अब बेल्ट्स में कौन आएगा, दक्षिण अफ्रीका, क्या बचा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका आया किसके, बेल्ट्स के अंदर दक्षिण अफ्रीका आ गया। तो ये आगे नंबर 1 पे पेरीज आ गया जो उत्तरी अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं घास के मैदान, पंपाज आ गया जो अर्जेंटीना के अंदर पाए जाते हैं, डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, और बेल्ट्स जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। बट ये कौन से किस तरह की घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। किसके मैदान है, शीतोष्ण। मैंने इसीलिए कई कई बार बोल रहा हूँ, प्लीज दोस्तों यहाँ से क्यों क्वेश्चन आता है। अब सर आप बताइए, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान लिखो जल्दी से, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण लिखो, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, है ना, कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसमें नंबर 1 पे आता है, लिखो लानोज, सॉरी लानोस, नंबर 1 पे आता है लानोस। और लानोस कहाँ है, ये है कोलंबिया में, कहाँ, कोलंबिया में, कोलंबिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नंबर 2 पे आता है कैंपोश, कैंपोज, है सॉरी, पोश, कैंपोस, कैंपोस कहाँ है, ब्राजील, है ना, कहाँ पर है ये, ब्राजील में। बिल्कुल बिना मतलब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, दोबारा मैं फिर बोल देता हूँ। हमने घास के मैदानों को 2 भागों में बांट लिया, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और उष्ण कटिबंधीय के अंदर आता है लानोस और कैंपोस। लेस लानोस, लानोस कहाँ जाओगे, कोलंबिया में लेने तो जाओगे लानोस, और कंपोज लेने कहाँ जाओगे, ब्राजील में। तो लानोज और कंपोज, कोलंबिया और ब्राजील। और भैया दूसरी वाली बात क्या बची, दूसरी वाली बात बची शीतोष्ण घास के मैदान। और शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ होते हैं, पेरी, पंपास, डाउन्स, बेल्ट्स। डाउन्स तो तुम्हें पता होगी भाई, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स चलता है। और बेल्ट्स कहाँ चलाओगे, दक्षिण अफ्रीका में तो चलाओगे अपनी बेल्ट्स। और पंपाज अर्जेंटीना में, और पेरी उत्तरी मध्य उत्तरी अमेरिका में। तो आपका क्लियर हो गया। और इसमें जो इस तरीके से देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन जाएगा, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो और बाद में अपना भी कर लेना। और मैंने बता दिया शीतोष्ण क्या होता है, और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मैंने दोनों को वर्गीकृत करके अलग अलग कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे भाई बहन। देखो ये मत सोचना कि बस ऐसे ही बक रहे हैं ये, तो प्लीज दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं होता। एक उनसे पूछो जो सुपर टेट में या टेट में या सी टेट में या केवीएस का भी रिजल्ट आउट हुआ है, या ये 0 पॉइंटों से जो रह रहे हैं, उनसे पूछो उनकी ज़िंदगी इस समय कैसी गुजर रही है। तो प्लीज़ एक एक क्वेश्चन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, मत एनीबडी, कुछ कोई भी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, जीके हो। चलो बिना देरी अब चलते हैं, फिर कहोगे आप फिर इसमें करने लगे। निम्नलिखित प्रकार के पेड़ों में किन्हें सूर्य प्रेमी पौधे के रूप में जाना जाता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज अभी इसको स्क्रीनशॉट लो और इसमें स्क्रीनशॉट लो के इंपॉर्टेंट डालो उसको। क्या कह रहा है वो, निम्नलिखित प्रकार के पौधों में किन्हें सूर्य प्रेमी पौधे के रूप में जाना जाता है। जेरोफाइट्स के अंदर को जाना जाता है, हेलियोफाइटस को जाना जाता है ना, सैम्प्रोफाइटस को जाना जाता है, या फाइटस के अंदर किसको जाना जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी बताएंगे, सूर्य प्रेमी पौधों के रूप में जाना जाता है, कौन जाना जाता है मेरे भाई बहन, प्लीज़
बताएंगे, जल्दी बताएंगे। बस बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, तो जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, यस, वेरी गुड, जल्दी बताएंगे। यस, आगे आंसर, वेरी गुड। किसको? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हेलियोफाइटस, वेरी गुड। हेलियोफाइटस, हेलियोफाइटस को सूर्य प्रेमी पौधों के रूप में जाना जाता है। अब सर हमें ये बताओ ये किस किस तरीके के पौधे होते हैं, चलो इसके बारे में जरा जरा सी बात कर लेते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ इनके बारे में जरा सी बात। हेलियोफाइटस के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनको देखते हैं। जो हेलियोफाइटस के अंतर्गत पौधे आते हैं वो सूर्य प्रेमी पौधे भी कहा जाता है, जो इसमें लिखा गया है, ठीक है, कहा जाता है। और ये जो सर्वोत्तम, इनका जो विकास होता है सर्वोत्तम सूर्य के पूर्ण संपर्क में आने से ही होता है, ध्यान रखना। और सर कौन, आप ये बताना कि ये पौधा कौन सा होता है? ये होता है गन्ना, ध्यान रखना। क्या होता है? गन्ना, ध्यान रखना। हेलियोफाइटस के अंतर्गत सूर्य प्रेमी पौधा, अगर आपसे ये भी खाली पौधे के बारे में बात कर लेगा तो आपको दे दिया ना गन्ना, तो गन्ना पर ध्यान रखना है। हेलियोफाइटस के अंतर्गत सूर्य प्रेमी पौधे आते हैं, जिसका एक उदाहरण है गन्ना, जिसका एक उदाहरण है गन्ना। दिमाग में बात आ गई? ये वो होते हैं जो सर्वोत्तम विकास के लिए सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से इनके लिए जरूरी होता है। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई थिंक आप समझ भी रहे होंगे। हेलियोफाइटस के अंदर की बात आ गई। अब आ गई जेरोफाइटस के अंतर्गत। सर जेरोफाइटस के अंतर्गत छोटी सी बात लिख लेंगे। ये वे पौधे होते हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। लिखो प्लीज, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। जेरोफाइटा लिखो, जेरोफाइटस के अंतर्गत वे पौधे आते हैं। लिखो, वे पौधे, मेरी थोड़ा स्किन पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है, लिख तो मैं सही पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम, जगह कम है ना, इसलिए प्लीज आप, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए लिखो। लिखो, जेरोफाइटस के अंतर्गत वे पौधे आते हैं या होते हैं, वे पौधे होते हैं, लिखो, वे पौधे होते हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। अब आप बताओ, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, कम पानी की आवश्यकता किस कौन से पौधे को होगी? जेरोफाइटस के अंतर्गत जो आते हैं। और जेरोफाइटस के अंदर कौन आता है? जैसे कि कैक्टस। कौन आता है? कैक्टस, कैक्टस। और कैक्टस का मतलब जैसे नागफनी, नागफनी। कैक्टस के अंदर कौन होता है? नागफनी। तो कैक्टस के अंदर का नागफनी आ गई। और जेरोफाइटस के अंतर्गत इसी तरीके का आते हैं जो मरुस्थलीय स्थानों में उगे होते हैं, जिनकी तने क्या, जिनके तने प्रकाश संश्लेषण को क्रिया करने के लिए एक कांटे के रूप में है दिखाई पड़ते हैं। दिमाग में बात आ गई? अब चलो, अब जरा सी बात करते हैं सेप्रोफाइटस के अंतर्गत। सेप्रोफाइटस के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं? अब मेरे भाई बहन, सेप्रोफाइटस के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं? सेप्रोफाइटस के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो मृत और सड़ने वाले पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, प्लीज लिखो जल्दी, लिखो लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। क्या बोला है मैंने? यानी कि सेप्रोफाइटस के अंतर्गत वे पौधे आते हैं, लिखो, वे पौधे आते हैं, सेप्रोफाइटस के अंतर्गत वे पौधे आते हैं, लिखो, वे पौधे आते हैं जो मृत और सड़ने वाले, मृत और सड़ने सड़ने वाले मृत और सड़ने वाले पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ बता गई? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब आप बताओ, यानी कि सेप्रोफाइटस के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो मृत और सड़ने वाले पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कौन? बताओ बताओ जल्दी बताओ। जैसे मशरूम। क्या है? मशरूम, ध्यान रखेंगे, जैसे मशरूम। तो सेप्रोफाइटस के अंतर्गत कौन आया? मशरूम आ गया। जेरोफाइटस के अंतर्गत कौन आया? कैक्टस आ गया। दिमाग में बात आ गई? अब कौन सा रह गया? अब रह गया सर हेलोफाइटस के अंतर्गत, बता दीजिए। वेरी गुड, अभी बताएंगे। हेलोफाइटस के अंतर्गत वे पौधे आते हैं, वे पौधे आते हैं जो, यानी कि सहनशील पौधे जो उच्च लवणता वाले, यानी कि लिखेंगे उच्च लवणता, लवणता मतलब, लिखो, वे पौधे जो उच्च
उच्च लवणता, उच्च उच्च लवणता होती है, जिनके अंदर उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में उगते हैं। जैसे कि बताइए आप, मैग्रोव। जैसे कि मैग्रोव, जो मैग्रोव है ना, मैग्रोव, जैसे कि मैग्रोव, मैग्रोव के जो पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं, यानी कि जहाँ नमकीन पानी ज़्यादा होता है, उच्च लवणता ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये उगते हैं। हेलोफाइटस के अंतर्गत आते हैं उच्च लवणता वाले, जैसे कि मैग्रोव। सैप्रोफाइटस के अंतर्गत वे आते हैं, यानी कि जैसे कि मशरूम, यानी कि मृत और सड़ने वाले पौधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जेरोफाइटस के अंतर्गत कौन से आते हैं सर, जेरोफाइटस के अंतर्गत आते हैं कैक्टस। और हेलोफाइटस के अंतर्गत तो सर ने तो बताया था अभी, हाँ, हेलोफाइटस के अंतर्गत। और हेलियोफाइटस कुछ नहीं होता है। हेलियोफाइटस की मैंने शायद अभी अभी आपको, हेलियोफाइटस हाँ होता है, बता दिया था ना मैंने हेलियोफाइटस, जैसे कि गन्ना बताया था, वेरी गुड, गन्ना। हेलियोफाइटस के अंतर्गत गन्ना आता है, जिनको हम सूर्य प्रेमी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने नोट्स बना लिए होंगे, आई थिंक। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम कहा जाता है। बताइए मेरे भाई बहन, जल्दी बताएंगे। ब्रायोफाइट्स को प्लांट्स किंगडम कहा जाता है, जल्दी बताएंगे। यस, वेरी गुड, जल्दी बताएंगे। किसको, ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम कहा जाता है? स्तनधारी, उभयचर, सरीपरस या इंसेक्ट्रा एंड भी कहा जाता है। यस, मेरे भाई बहन जल्दी से आंसर देंगे। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम कहा जाता है कि उनसे स्तनधारी वाले को, उभयचर को, सरीपरस को या इंसेक्ट्रा भी, सभी के लिए। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, उभयचर, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर होगा हमारा, उभयचर। क्या है, उभयचर, वेरी गुड। उभयचर को ब्रायोफाइट्स के अक्सर प्लांट किंगडम क्या कहा जाता है, इसको उभयचर को अक्सर ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स कौन सा होता है, ब्रायोफाइट्स का मतलब होता है छोटे गैर संवहनी पौधे होते हैं। ये मिट्टी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये मिट्टी में। तो इसका मतलब होता है यानी कि प्लांट किंगडम, यानी कि जो उभयचर होते हैं ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम कहा जाता है। जो ये अक्सर कहाँ रहते हैं, ये ब्रायोफाइट्स के अक्सर प्लांट जो होते हैं ये होते हैं, ये उभयचरों के रूप में जाने जाते हैं। और ये गैर छोटे संवहनी पौधे होते हैं जो अधिकतर मिट्टी में रहते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उभयचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं मेरे भाई बहन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्लीज जल्दी से देखो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, और अच्छा नोट्स जरूर बनाते रहना। पौधों में फ्लोएम किस प्रकार के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। देखो पहले आ गया था जाइलम, अब आ गया फ्लोएम। तो मेरे भाई बहन मैं नहीं बताने का, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने इसका आंसर शायद बता चुका हूं मैं। तो प्लीज मेरे दोस्त भाई बहन जल्दी बताएंगे। फ्लोएम को किस, कार्बन डाइऑक्साइड काम करता है, नहीं करता भाई। और खाद्य पदार्थ का काम करता है या खाद्य खनिज पदार्थ का। देखो समझो, जरा सा ही क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है। क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थ का, जल का तो तुम करता है जाइलम, इसको तो दिमाग से निकाल दो, तो फाड़ तो होगा नहीं। फाइट हो रही है इन दोनों में, सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में। तो खाद्य पदार्थ का काम करता है या खनिज पदार्थ का काम करता है, जरा सा ही क्वेश्चन को घुमाया, आंसर घुमाया। तो प्लीज दोस्तों आप बताएंगे। अब आप फंसे, और जो मेरे भाई बहनों ने ढंग से मेरी क्लास वहां पर देखी है, वो अभी जल्दी से उनका आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज जल्दी बताएंगे। यस, जल्दी बताएंगे मेरे भाई बहन, जल्दी फास्ट बताएंगे क्या है। यस, फ्लोएम किस पदार्थ के लिए परिवहन का कार्य जिम्मेदार है, कौन है। यस, वेरी गुड, किसके, खाद्य खनिज पदार्थ नहीं, जल्दी बताएंगे। यस, जल्दी से बताएंगे। यस, जल्दी बताएंगे किसका कार्य करता है। फ्लोएम किस पदार्थ का परिवहन कार्य करता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, यानी कि खाद्य पदार्थ, ना कि खनिज पदार्थ। खाद्य पदार्थ का कार्य करता है फ्लोएम। यह एक जटिल ऊतक है, मैंने बता दिया था, जो संवहनी पौधों के भीतर घुलनशील कार्बनिक यौगिकों के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो आई थिंक आपने समझ भी लिया होगा। खाद्य पदार्थ, ना कि खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ के रूप में ये कार्य करता है। आपको समझ में बात आ गई। फ्लोएम क्या, एक अन्य प्रकार का परिवहन ऊतक भी है, जो पूरे पौधों में सुक्रोज, लिख लेंगे अगर ये वाली बात में आपको नहीं आई हो, सुक्रोज, है ना, सुक्रोज, सुक्रोज और अन्य पोषक तत्वों को परिवहन का कार्य करता है। तो यहाँ पर आएगा हमारा
खाद्य पदार्थ का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज आप इंपॉर्टेंट की सीरीज में डालो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। खाद्य पदार्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बहन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मूल जड़ें, यस, मूल जड़ें संशोधित जड़ें हैं जो मदद करती हैं। अब किसके पर? प्रकाश संश्लेषण में मदद करती हैं, है ना, श्वसन में मदद करती हैं। और देखो प्रकाश संश्लेषण में आपको पता है नहीं करती, श्वसन में पता है नहीं करती, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। इसका मतलब किसका कार्य करती हैं आप बताएंगे, आप जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे मेरे भाई बहन। इस बेस समर्थन का कार्य करती हैं। समर्थन यानी समर्थन, उनको जड़ें जो होती हैं वो पौधे को रोके रखती हैं, है ना, समर्थन का कार्य करती हैं। प्रकाश संश्लेषण कार्य नहीं करती हैं, श्वसन कार्य नहीं करती, मैंने आपको बता दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई बहन आपकी स्क्रीन पर। किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है? अब तने में होता है, किस प्रकार के में होता है प्लीज आप बताएंगे। यस, किस प्रकार के पौधों में? यस, जल्दी बताएंगे प्लीज मेरे भाई बहन, जल्दी बताएंगे आप किस में होता है। यस, वेरी गुड, यानी कि डेजर्ट ओक में, आर्कटिक में, कैक्टस में, सिनकोना में। तने में किस में होता है? तने में। वेरी गुड, किस में होता है? कैक्टस यानी कि नागफनी। नागफनी में ऐसा होता है जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके कैक्टस में होता है, जो नागफनी होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो भैया प्रकाश संश्लेषण पर्णरहित, पर्णप्रीत, इलेक्ट्रोफिल या राइबोसोम नहीं। पर्णरहित के कारण तो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो वर्णक के रूप में पत्तियां हरी होती हैं, है ना, पर्णरहित के रूप में पत्तियां हरी होती हैं वर्णक के कारण, जब तो प्रकाश संश्लेषण होता है। सूर्य का प्रकाश की किरणें पड़ती हैं जल की अभिक्रिया के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड जब तो O2 रिलीज होती है। आपको पता है, मैंने आपने मेरे को, हमने और आपने पहले ही चर्चा कर ली थी इस बात पे। तो अब होता है हमारी सीरीज पूरी। बताइए दोस्तों कैसी रही सीरीज और कितना मजा आया? बहुत इंटरेस्ट के साथ पूरा करा। तो आप अपनी वीडियो करते हैं क्लोज। आपके माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए प्लीज दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। आप मेरी मेहनत प्लस आपका साथ प्लीज। यस, थैंक्स फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अलॉट।